हाँ पता है इस एपिसोड को लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है, पर चिंता मत करो। भले ही देरी हुई है आने में, लेकिन मजा पूरा देने वाली है। इसीलिए चलिए और भी ज्यादा देरी ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। बाकी मैं हूँ राम और आप सभी का स्वागत है डिवाइन नरेटर की अनंत कहानियों में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह के एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट आते ही रहते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हेवनली डिमन सेक्ट को जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका होता है, पर वे अभी भी कंफर्म नहीं होते हैं, तो वे अपने 94 हेवनली डिमन के पास जाते हैं, जिसके पास पहुंचकर उन्हें कंफर्मेशन मिलती है कि सही में जिन 2000 साल पुराना हेवनली डिमन सेक्ट का हेवनली डिमन है। पर चूंकि पिछला एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुकी थी तो हम आगे के एपिसोड को नहीं देख पाए थे, तो अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं जब रियोंग की पूरी टीम अपने पिछले एडवेंचर को कर वापस आ रहे थे तो सुनजा उन्हें जिनके मार्शल आर्ट न बिकने पर बताते हैं हमारे शिप का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है और हमारे पास केवल 4 ही दिन का खाना बचा है। रियोंग जिस पर कहती है, क्या सही में? चलो रोबोट, तुम्हारे पास शादी के लिए बचाए हुए पैसे है ना? फिलहाल के लिए हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। जो सुनते ही रोबोट भड़कते हुए कहता है, मैंने इसे आपके कहने पर पहले ही खर्च कर दिया है जब हम टर्टुगा के रोजियो मार्केट में गए थे, क्योंकि आपने कहा था आप मुझे 10 गुना वापस करेंगे। वो मेरा 10 सालों का बचत था। तो रियोंग वो बोलती है, ओह क्या सही में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? रोबोट जिस पर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, हे भगवान। उन दोनों को इस तरह देख सुनजा उन लोगों को बताता है, हमारे पास एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतना बोलकर वह जिन की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमारे पास हॉट डॉग की भी कमी पड़ चुकी है। अगला सीन टैबरन के पहले मून की होती है, जहाँ पर के टैबरन मास्टर जिनकी मार्शल आर्ट को बहुत ही ज्यादा गौर से देखने के बाद रियोंग से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये प्राचीन काल का मार्शल मैनुअल है? रियोंग बताती है, हाँ ये वर्जन केवल कंडेंस कोर टेक्निक को ही कंटेन करती है। इसके जैसा मेरे पास तो और 10 है। जिस पर कि वो बंदा बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, तब तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो रियोंग बताती है, बिल्कुल, तुम्हारे पास दुर्लभ चीजों की अच्छी समझ है, इसीलिए चलो चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगी, एक मैनुअल, वो भी फ्री में। जो कि सुन वो बंदा उसके सामने जिनके मार्शल आर्ट को फेंकते हुए कहता है, सही कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरी नौकरी ही कुछ इस तरह की है, इसमें मुझे भेड़ बकरियों तक को भी जानना पड़ता है, लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता इसके जैसे कीमती चीजों को मेरे जैसे छोटे व्यापारी पाने की हिम्मत करेगा। तो रियोंग वो बताती है, मैं तुम्हें ये बहुत ही कम दाम में बेच दूंगी, तुम बस मुझे 1 महीने का खाना और थोड़ा सा फ्यूल दे देना। उसकी ऐसी बातों को सुन उस पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी, पर वो बंदा फिर भी नहीं मानता और केवल उसे ही देख रहा होता है। तो रियोंग वो कहती है, ठीक है तो तुम मुझे बस एक्सपायर हो गया हॉट डॉग ही दे दो। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं मानता और शांत बैठा रहता है। तो रियोंग उन सभी मार्शल आर्ट मैनुअल को वहाँ से ले जाते हुए कहती है, तुम्हें निश्चित रूप से इसके लिए पछतावा होगा। साथ ही वो सोच रही थी, वो मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकला। इतने में ही वो बंदा उसकी सारी सिचुएशन को समझते हुए उससे कहता है, तुम इन सारे चक्रों में फंसने के बजाय एक नौकरी करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरा मतलब एक ग्राहक चुनो और उसे उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाओ। जो सुन रियोंग वो कहती है, क्या तो तुम चाहते हो मैं ब्लेजिंग डेविल टैंग सारियोंग अब एक टैक्सी ड्राइवर का काम करूं? तो वो बंदा बताता है, इस काम के बदले जितने पैसे तुमने मैनुअल के लिए मांगे थे उतने मिलेंगे। जो सुनते ही रियोंग अपनी टफनेस को छोड़ तुरंत ही उससे कहती है, आखिर कहाँ से लाना है उन्हें? वो बंदा बताता है, हॉगवर्ट गैलेक्सी एकेडमी। रियोंग जिस पर पूरी तरह से खामोश हो चुके थे, पर चूंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो इस डील के लिए मान जाती है। अगला सीन कुछ समय बाद की होती है जब रियोंग प्लानेट B17G06 के पास पहुंचकर उसे बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। तो पीछे बैठा रोबोट उसे देखता हुआ कहता है, आखिर कैप्टन के साथ क्या गलत है? जो सुनजा उसे बताता है, इस समय पर कैप्टन को परेशान करने की गलती मत करना, वो अभी अपने अतीत के बुरे समय का सामना करने जा रही है। इसी के साथ जब ये लोग प्लानेट G17 के ऊपर उतरते हैं तो हॉगवर्ट गैलेक्सी एकेडमी को देखते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, आखिरकार ये किस तरह की जगह है? सुनजा बताता है, यह एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कि 0.1% प्रेस्टिजियस फैमिली ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं। सही शब्दों में कहूँ तो यह हीरो का
का अड्डा है जहाँ पर एडमिशन कराने का कीमत ही 10,000 क्रेडिट से ज्यादा है। जो सुनता हुआ रोबोट वो कहता है ये तो पूरी तरह से पागलपन है, पर खैर ये जगह इतनी खाली खाली क्यों है। रियोंग बताती है ये छुट्टियों का समय है, निश्चित रूप से जो भी अपने घर नहीं गया होगा वे बुरी तरह अपने जीवन को बिता रहे होंगे। जो सुनता हुआ रोबोट अपने सामने देखता हुआ कहता है वहाँ पर कोई है। हम देखते हैं उन लोगों के सामने एक बंदी खड़ी थी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन लोगों को घूरते हुए कहती है एकेडमी अभी ब्रेक पर है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। हम देखते हैं इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी उस पर एक भयंकर स्वॉर्ड अटैक होता है जो कि उसे 2 टुकड़ों में अलग करने ही वाली थी। तभी वो किसी तरह उस अटैक से बचती है, लेकिन उस स्वॉर्ड अटैक में इतना पावर था कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, जिससे संभलने के बाद वो बंदी उन लोगों को देखते हुए कहती है ऐसा लगता है तुम लोग बैंडेड्स हो। ये सब बोलता हुआ वो जब और भी ज्यादा ध्यान से उन लोगों की ओर देखते है तो उन्हें उनके बीच सारियोंग दिखाई देती है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। वही रियोंग वो गुस्से में कहती है तुम जुगे हुई हो ना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वाकई में जुगे फैमिली का डिसेंडेंट वो अलग होते हैं, क्या तुम थकती नहीं हो इतना परेशान करके। वो बंदी जिस पर कहती है क्या तुम यहाँ पर अपने बदले को लेने के लिए आई हो। रियोंग बताती है अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो जब भी हम एक कॉकरोच को देखते हैं तो जैसे हमारा मन उसे कुचलने को करता है ना, उसी समय मुझे तुम्हारे गले को काटने का मन कर रहा है। इसीलिए गलत मत समझना, मेरा इसके पीछे कोई भी इरादा नहीं है। उन दोनों के इस तरह देख रोबोट वो बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सुनजा जिनके पास जाते हुए बताता है वो जुगे फैमिली की लाडली बेटी है, हमें उन्हें रोकना होगा। पर जिन जब उन लोगों को देखता हुआ कुछ भी नहीं बोलता तो सुनजा वो फिर से जिन से कहता है तुम क्या कर रहे हो, हमें उन्हें रोकना होगा, अभी चुप रहने का समय नहीं है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो कैप्टन को चोट लग सकती है। हालांकि जिन वो फिर भी कुछ भी नहीं करता और अपने दूसरे साइड में बड़े ही गौर से बोरिंग स्टाइल में देखना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि मेंशन के खिड़की के पीछे उसे कुछ महसूस हो रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की थी, वो भी बहुत ही ज्यादा गौर से जिनको ही देख रही होती है। दूसरी तरफ रियोंग को इतना डिटरमाइंड देख उसके सामने खड़े जुगे फैमिली की लाडली वो कहती है क्या ही बेवकूफाना है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, अब मैं भी बचने के बजाय कॉकरोच को कुचलना ज्यादा पसंद करूंगी। इतना बोलते हुए वो भी अपने अटैक को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देख रियोंग तुरंत ही उस पर अटैक करता हुआ कहती है अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। हम देखते हैं वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराने वाले थे तभी उनके बीच कोई आते हुए कहता है रुक जाओ। हमें पता चलता है ये बंदा चियोन है, जबकि इधर हम जिनको देखते हैं उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। वो बस खिड़की के पीछे वाली बंदी को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और वो बंदी भी एक ही नजर में उससे गौर से देख रही होती है। सेम टाइम पर हम टारियों के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने सामने किसी से कह रहा था वाकई में हेवनली डीमन सेक्ट का इंटेलिजेंस बैगर सेक्ट के इंटेलिजेंस को सरपास करता है, क्योंकि जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी बिल्कुल वैसा ही सारियों कल मेरे पास आई थी। मैंने उन्हें गाइड कर दिया है जहाँ पर आप चाहते थे वहाँ जाने के लिए। अब तक तो वो पहुँच भी गई होगी। जो सुनता हुआ ये बच्चा वो कुछ भी नहीं कहता। अगला सीन वापस हॉगवार्ट का होता है जहाँ पर कि जॉन ने रियोंग और हुई के बीच आकर उन दोनों की लड़ाई को शांत करके उन दोनों को एक जगह पर बैठाया होता है। बाद में वो उन दोनों से कहता है माफ करना, लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत ही बड़ी गलतफहमी पैदा हो चुकी है। चलो मैं तुम दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी पर मुझे नहीं पता था कि ये सारियोंग होगी। तो रियोंग वो बोलती है यहाँ पर कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, मेरा स्वॉर्ड वो ऑटोमेटिक चलती रहती है और ये हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। तो वो बंदी हुई वो बोलती है ठीक है तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं जो कि रियोंग के इंतजार में कमरे के बाहर बैठा हुआ बोल रहा था अरे यार आखिरकार वो चपटे चेहरे वाला बंदा था कौन, क्या वो टफ होने का नाटक कर रहा था। तो सुनजा उसे बताते हुए कहता है नहीं वो कोई भी नाटक नहीं कर रहा था, वो वाकई में ताकतवर है क्योंकि वो नामगंग फैमिली का तीसरा बेटा है। जिस पर रोबोट बोलता है नामगंग फैमिली का तीसरा बेटा। सुनजा बताता है हाँ उसका नाम अजूरे स्टॉर्म नामगंग जॉन है। जो सुनते ही रोबोट के होश उड़ चुके थे और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है ताकतवर, क्या तुम उससे केवल ताकतवर बोल रहे हो? यदि वो वास्तव में नामगंग फैमिली का तीसरा बेटा
अजूरे स्टॉर्म नामगंग चौन है तो निश्चित रूप से वो एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि वो 20 साल की कम उम्र में ही नॉर्दर्न गैलेक्सी हीरोज टूर्नामेंट में प्रवेश किया और फाइनल तक पहुंचा। अफवाहें तो यहाँ तक है कि उसने खुद से ईस्टर्न हेवन फिस्ट एम्परर के सामने सरेंडर किया ताकि वो जीत सके। वह मोरियम की अंतिम पीढ़ी में सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडिजी है और 20 साल के कम उम्र में 10 सेलेस्टियल इलाइटों में से एक। वो ताकतवर नहीं, बेहद ही अधिक ताकतवर है। उसे इतना खुश देख सुंजा उससे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर तुम इतने इम्प्रेस क्यों हो रहे हो? रॉबर्ट बताता है, वो मेरे मंगेतर का सबसे फेवरेट इंसान है। उसने अपने पूरे दीवार को उसके तस्वीरों से ढक रखा है। धत्तेरी के उसके साथ मुझे एक सेल्फी लेनी चाहिए थी ताकि मैं इसे लेकर अपने मंगेतर से ढेर सारी बातें करता। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने खिड़की के पीछे वाली लड़की अचानक ही प्रकट हो जाती है, जिस पर रॉबर्ट की नजर जैसे ही जाती है तो वो एकदम से ही डरते हुए कहता है, अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा दिया। पर वो बंदी उन दोनों पर ध्यान न देते हुए अपने सामने वाले कमरे में बहुत ही ज्यादा गौर से देखते हुए कहती है, वो यहाँ पर नहीं है। इसी के साथ वो वापस पीछे मुड़ जाती है उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसे कि वो खोज रही है। वहीं डरा हुआ रॉबर्ट उसके वहाँ से चले जाने के बाद बोलता है, यार मुझे लगा था कि वो कोई भूत है। जिस पर सुंजा वो बोलता है, कितनी अजीब लड़की है। तो रॉबर्ट वो भी कहता है, हाँ सही कहा, वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसीलिए तो मैंने उसे भूत कहा। सुंजा बताता है, उसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव नहीं है, वो प्योर नेचुरल बीइंग है। तो रॉबर्ट वो कहता है, हाँ तो क्या हुआ? सुंजा बताता है, ये एकेडमी केवल फूड चेन के सबसे एब्सोल्यूट पीक पर रहने वाले प्रोडिजी को ही अपना डिसेबल बनाती है। यहाँ तक कि इस एकेडमी के 6ठे क्लास के बच्चों में भी कम से कम इंटरनल एनर्जी में 3 पूर्ण सर्कल होते हैं। इसीलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है पूर्ण नेचुरल बीइंग का यहाँ पर रहना। मतलब समझो वो बिल्कुल ही हमारे MC जिन की तरह है, प्योर नेचुरल बीइंग, जिसकी पावर हो सकता है पीक लेवल से भी ऊपर की है। हालांकि अभी के दौर में प्योर नेचुरल बीइंग का होना ये बिल्कुल ही असंभव के जैसा है। इसीलिए सुंजा को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी तक वो केवल जिन को ही देखा था जो कि प्योर नेचुरल बीइंग है। खैर हम देखते हैं वो बंदे जिन की तलाश में उसके पास पहुंच चुके थे और उसे पीछे से घूर ही रही होती है। तभी जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो वही बच्ची हो ना जो कि खिड़की के पास खड़ी थी। पर जब वो बंदी कोई भी जवाब नहीं देती है तो जिन उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो? वो बंदी जो कि सुनो उससे पूछती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिन बताता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो बंदी पूछती है, फिर तुमसे मुझे अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं उस फादर से मिल रही हूँ जो कि मुझे जन्म के समय ही त्याग दिया। जिन जिस पर कहता है, क्या सही में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? वो बंदी बताती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जिसको कोई त्याग सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं उसे ढूंढ कर कब का मार देती। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं जिन उसे पीछे से चुपचाप जाते हुए देख ही रहा था। तभी वो बंदी फिर से पीछे की ओर मुड़ती है और उसके सामने एक प्रस्ताव को रखती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं हर काम में अच्छी हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बनूंगी। लेकिन भाई साहब जिन वो बिना इस पर एक पल भी विचार किए सीधे उसे बोल देता है नहीं, जिस वजह से वो बंदी वहाँ से जाते हुए उससे कहती है, मैं अगली बार तुमसे फिर से इसके बारे में पूछूंगी, तब मुझे सीधे सीधे अस्वीकार मत करना, क्योंकि जब भी मुझे अस्वीकार किया जाता है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आने लगती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को दोबारा देखते हैं जहाँ पर कि जॉन बोल रहा था, तुम्हें पता है ना यह छुट्टियों का समय है, इस समय सभी बच्चों को अपने घर जाना जरूरी है। तो हुई बताती है, नहीं सभी बच्चे नहीं, कुछ बेवकूफ भी होते हैं जो कि हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए बदकिस्मती से मुझे एक टीचर के रूप में उनके पीछे रहना पड़ेगा। रियोंग जो सुन बहुत ही हैरानी में कहती है, क्या तुम एक टीचर बन चुकी हो? सच में ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। हालांकि जब मैं यहाँ पर थी तब तो सारी चीजें ठीक थी। वो बंदी जिस पर कहती है, क्या तुम वाकई में ऐसा करने वाली हो? हम देखते हैं उन दोनों को फिर से लड़ता हुआ देख जियोन रियोंग से कहता है, वैसे बचे हुए स्टूडेंटों में से एक ने वापस घर लौटने का रिक्वेस्ट किया है, बस तुम्हें अब उन्हें अपने साथ ले जाना है। तो रियोंग वहाँ से जाते हुए कहती है,
ठीक है, बस मुझे बता दो वो कहाँ पर है। चियोन उसे इतना हड़बड़ाता हुआ देख वो कहता है, इतनी भी जल्दी मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ समय रुक सकती हो। पर रियोंग वो कहती है, क्या ही बेवकूफाना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? अगर हाँ तो मुझे असली कीमत के 1000 गुना दो। नहीं, ये भी कम होगा, मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए तुम लोगों के साथ रहने के लिए। वही जिस पर कहती है, तुम सच में पागल हो चुकी हो। चियोन जिस पर कहता है, शांत हो जाओ, वो तुम्हारा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिसे तुम 10 सालों से नहीं देखी हो। तुम्हें पता है अब लगभग पूरे 13 साल हो चुके हैं, पूरे 13 साल 7 महीने और 16 दिन। इसी के साथ कुछ समय बाद सीन चेंज होता है। जब हम एक पर्सन को अंधेरे में बैठा हुआ देखते हैं, वहीं उसके सामने खड़ी थी रियोंग और चियोन, जो कि उसे बताते हुए कहता है, यह वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हम देखते हैं उस बच्चे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज होती है, यहाँ तक कि वो खुद से सांस भी नहीं ले पाता और लगभग अपनी आंखों की रोशनी को खो ही दिया है। इसीलिए रियोंग चियोन से पूछती है, ये इस हालत में यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया, आखिर वो किस फैमिली से आता है? चियोन बताता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वो बेहिसाब अमीर है। उसने केवल यहाँ पर एडमिशन के लिए एकेडमी के 10 सालों के बजट जितना डोनेट कर दिया। वो आमतौर पर छुट्टियों के समय यही एकेडमी में रुकता था, पर इस बार उसकी फैमिली ने अचानक ही उसे वापस लौटने का रिक्वेस्ट किया है। इसीलिए हम एक ट्रांसपोर्टर की तलाश में थे जो कि उसे अपने साथ लिए जा सके। हम देखते हैं उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जब यह बंदा अकेला रहता है, तभी उसके पास ये बंदी आती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या तुम्हें वो औरत पसंद है जो कि अभी अभी यहाँ पर थी? पर जब वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता तो ये बंदी कहती है, तुम्हें इसे छुपाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में इसे साफ साफ देख सकती हूँ। वो बंदा जो कि टेलीकाइनेसिस के जरिए उससे कहता है, मेरी आंखों में कोई भी रोशनी नहीं है। जिस पर वो बंदी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर झांकते हुए कहती है, अब चलो भी, तुम्हें उसे छुपाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस मुझे बताओ आखिरकार क्या तुम्हें पसंद आया उस लड़की में? वो बंदा बताता है, मुझे पसंद है उसका दर्द देखना, ऐसा लग रहा है मानो वो बहुत सुंदर तरीके से चिल्लाएगी। वो बंदी जिस पर पहले तो थोड़ी देर शांत रहती है, बाद में उससे कहती है, तुमने इसके अलावा भी कुछ देखा है, सही कहा ना? वो बंदा बताता है, हाँ, डेथ और एक डीमन सोहा, वो बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा है। वह बंदी जिस पर बताती है, मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें केवल बस उसे आटाना लुगान ग्रह के टर्मिनल तक ले जाने की जरूरत है। वहीं सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, चियोन रियोंग को चाय देते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें बांस की पत्तियों वाली चाय पसंद थी ना? वो बताती है, मुझे इससे नफरत थी और अब तो और भी ज्यादा नफरत हो गई है। वह बंदा जिस पर हंसते हुए कहता है, क्या सही में? और मुझे तो इससे बहुत ही ज्यादा विपरीत चीजें याद हैं, शायद इसीलिए क्योंकि यादें समय के साथ बिखर जाती है। जो सुनता हुआ रियोंग वो बोलती है, तो हमें केवल उस बच्चे को ही ले जाना है। चियोन बताता है, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कोई स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर रुक कर क्या करूँगा? रियोंग जिस पर काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे पूछती है, इसका मतलब क्या जुगे हुए भी हमारे साथ जाएगी? चियोन बताता है, चिंता मत करो, हॉस्टल में अभी भी बच्चे हैं जिनमें कि हुई का भी एक डिसेबल है, यानी कि वही लड़की प्योर भी। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ हुई को देखते हैं जो कि नहाते हुए अपने पास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसके बारे में सोच ही रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आई, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था। इतने में ही उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है, जिस वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए कहती है, कौन है? हम देखते हैं उसके पीछे उसी का डिसेबल था जो कि खामोशी में उसे ही घूर रही होती है, जिसे देख वो भी हैरान थी और आगे पता नहीं उनके बीच क्या बात होती है। बस सीन चेंज होता है और हम रियोंग को वापस देखते हैं जो कि चियोन से हुई को लेकर बात कर रही होती है। धत्तेरी की ये कितनी दुख की बात है, मैं चाहती थी वो हमारे साथ आए ताकि मेरे पास मौका होता उसके गले को अपने हाथों से काटने की। पर अगले ही सीन में उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हुई उसके साथ आए। बस वो तो अपने मुंह से टफ दिखाने के लिए ऐसा बोल रही थी कि वो उसके साथ है, लेकिन अब वो देख रही है कि सच में हुई उसके साथ जा रही है, जो कि उन लोगों को बताती है। बस अचानक ही इसने कहा कि वो घर जाना चाहती है। रियोंग जो सुन कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन
वहीं चियोन उसके मजे लेता हुआ कहता है, चलो अब वो हमारे साथ जा रही है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। तुम बहुत ही ज्यादा बेसब्र होकर उसके अपने साथ चलने का इंतजार कर रही थे। चलो अब वो तुम्हारे साथ जा रही है। लगता है ये सफर तुम्हारे लिए काफी अच्छा होने वाला है। जिस पर रियोंग वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो बंदा आगे जा चुका था। वहीं उसके पीछे ही जा रही थी ये छोटी बच्ची, जिसको कि जिन ऊपर से गौर से देख ही रहा था। तभी उस बच्ची की भी नजर उस पर पड़ती है। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है, जब सभी के अपने अपने कमरे दे दिए गए होते हैं। पर हुई और उसके डिसेबल के लिए रियोंग ने बहुत ही ज्यादा बेकार कमरे को दिया होता है, जिसे देखते हुए हुई कहती है, आखिरकार ये कौन सी जगह है। तो उसके पीछे खड़ा सुंजा उन लोगों को बताता है, ये गेस्ट रूम है, वो भी फर्स्ट क्लास। कैप्टन ने खास ऑर्डर दिया है कि आप लोगों को यहीं पर ठहराया जाए ताकि आप उनके पास रहे। जो सुनता हुआ हुई वो चिल्लाते हुए कहती है, किस तरह की ये बकवास है, आखिर तुम मुझसे इस तरह की जगह पर कैसे रहने की उम्मीद कर सकते हो। जल्दी से उस लड़की को यहाँ पर बुलाओ। कहाँ पर है वो। उतने में उसकी डिसेबल कहती है, मुझे ये जगह पसंद आया। जो सुनता हुआ वो भी हैरान थी और आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी डिसेबल वहाँ से जाते हुए कहती है, यदि हम इस जगह को साफ कर देते हैं तो ये काफी अच्छी जगह रहेगी। कोई जिस पर कहती है, हाँ ठीक है, पर तुम जा कहाँ रही हो। वो बताती है, कहीं भी नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ ताकि आप शांति से इसे साफ कर सको। कोई जो कि सुनता हुआ कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुंजा उससे कहता है, एक बात अपने ध्यान में रखना, जब तक हम यहाँ लौट कर नहीं आते तब तक किसी को भी बाहर जाना मना है, क्योंकि बाहर एक पागल लड़की अपने स्वॉर्ड को लेकर घूम रही है। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि हुई पीछे से उन्हें रुकने के लिए चिल्लाती ही रह जाती है, पर दरवाजा यहीं पर उसे अंदर बंद कर देता है। जबकि इस तरफ सुंजा इस बच्ची के साथ जाते हुए उससे पूछ ही रहा था कि तुम उसके साथ रहती हो, क्या यहाँ पर तुम्हें कैप्टन से डर नहीं लग रहा है। वो हमेशा से पागल रही है, लेकिन इस बार तो वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। इसीलिए जब भी तुम उसके सामने जाओ तो कोशिश करना उससे आंख ना मिलाने की, नहीं तो वो तुम्हें काट सकती है। इतना बोलते हुए जब वो उस बच्ची की ओर देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो देखता है वो बच्चे उसकी बातों के बीच ही गायब हो चुके थे बिना उसे पता चले। जिस वजह से सुंजा वो अपने मन में कहता है, ये तो कैप्टन से भी ज्यादा डरावनी है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन जब अकेले होती है तो वो अपने पास्ट को याद करता हुआ काफी ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि हम देखते हैं कैप्टन हुई और चियोन के साथ उसी गैलेक्सी एकेडमी में पढ़ती थी और वो तीनों ही शायद बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जबकि हुई शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जिस वजह से वो अभी प्रेजेंट में काफी ही ज्यादा गुस्से और दुख में होती है और उन्हीं सारी बातों को सोच ही रही थी। तभी उसके पीछे से चियोन आते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा तो तुरंत ही पहचान लिया, तुम बिल्कुल बचपन के जैसा ही अभी भी दिखती हो। रियोंग जिस पर कहती है, क्या वाकई में, इसका मतलब तो तुम मेरे बारे में पूरी तरह भूल चुके हो। तुम्हें तो यह भी याद नहीं कि मैं बचपन में कैसी दिखती थी। सही शब्दों में कहूँ तो बदले तुम नहीं हो, तुम अभी भी पहले के जैसा सेल्फ सेंटर हो। तो वो बंदा बताता है, नहीं मैं बदल चुका हूँ, अब मेरे पास कोई है जिसकी मुझे परवाह है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बदला लेने के बारे में भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुमने फिर से हुई के खिलाफ अपने स्वॉर्ड को उठाया तो मैं इसे कल की तरह जाने नहीं दूंगा। इसीलिए चलो अब एक अच्छे दोस्त की तरह बने रहो जो हमेशा एक दूसरे को याद करते रहते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी रियोंग उसके पीछे से कहती है, और यदि मैंने इसे मना कर दिया तो। वो बंदा जिस पर उसके सामने से एकदम से ही गायब होकर उसके पीछे जाते हुए कहता है, मुझे जांचने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुमने सही कहा है, मैं बचपन के जैसा ही हूँ, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीज को हाथ लगाए। इसी के साथ वो फिर से गायब हो चुका था, यानी कि रियोंग को पूरी तरह समझ में आ चुका था कि अगर उसने चियोन की उपस्थिति में हुई पर अपने स्वॉर्ड को उतारा था वो उसे मार भी सकता है। पर भाई साहब चियोन को कौन बताए, रियोंग के पीछे जिन है जिसने कि फिस्ट एम्परर को भी बिना मेहनत के पुंगे बजा दिया था। तो ये बंदा किस खेत की मूली है। पर खैर चलो देखते हैं आगे स्टोरी में होता क्या है। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान हम जिनको देखते हैं जो कि हमेशा की तरह दबाकर अपने हॉट डॉग को खा रहा होता है, वहीं उसके सामने बैठा हुआ बच्चा उसे एनालाइज करते हुए सोच रहा होता है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इतने में ही जिन उसके सामने एक हॉट डॉग को फेंकते हुए कहता है, मुझे इस तरह बेकार में घूरना बंद करो, और चूंकि तुम अभी भी जवान हो तो ज्यादा खाने पर ध्यान दो। वह बच्चा जिस पर और भी ज्यादा हैरानी में उसकी तरफ
गौर से देखते हुए टेलीकाइनेसिस के जरिए उससे कहता है, अगर मुझे जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़े तो ये खाने की बर्बादी होगी, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ ही समय में मरने वाला हूँ। तो जिन वो कहता है, क्या तुम भविष्य को जानते हो? मुझे लगता है यह बस तुम्हारी भोली सोच है। वो बच्चा जो सुनता हुआ कहता है, मैं चाहूँ या फिर ना चाहूँ मैं उन्हें देख सकता हूँ, कुछ इस तरह। इतना बोलते हुए वो अपनी टेलीकाइनेसिस के यूज से सभी हॉट डॉग को चारों तरफ कमरे में फैला दिया होता है। उसे इस तरह करता हुआ देख जिन कहता है, खाने के साथ इस तरह खेलना बंद करो। इसी के साथ वो उसके टेलीकाइनेसिस को खत्म करता हुआ अपने खाने को वापस अपने जगह पर रख देता है, जिसके बारे में वो बच्चा इस बंदी को बताते हुए कह रहा था। उसने मेरी टेलीकाइनेसिस को देखने के बावजूद भी हल्का सा भी रिएक्ट नहीं किया, उल्टा उसने उसे खत्म कर दिया। जिस पर वो बंदी कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी ही तरह म्यूटेंट हो? तो वो बच्चा बताता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना अंधेरा है कि मैं उसकी गहराइयों में कुछ भी नहीं देख पाता। हालांकि जब मैंने उस आदमी की बातें सुनी तो मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो मैं नहीं मरने वाला हूँ। इतना बोलते हुए वो बिल्कुल ही शांत हो चुका था। तो वो बंदी उससे कहती है, उसमें अपने आराम को मत ढूंढो, क्योंकि तुम वाकई में मरने वाले हो। इसी के साथ वो अपने मन में कहती है, और तुम्हारा मौत वो वहाँ उस जगह पर इंतजार कर रही है। हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ी प्लानेट थी, जिसके चारों तरफ इंसानों के द्वारा फैलाए गए स्पेस जंग का भरमार था। हम देखते हैं वे लोग जब उस प्लानेट पर उतरने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो सुनजा उस प्लानेट के बारे में बताते हुए कहता है, इस टर्मिनल को गैलेक्सी डेवलपमेंट के शुरुआती समय में बनाया गया था। उस समय यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा फ्लाइटों को मैनेज किया जाता था। हालांकि नॉर्थ ईस्ट गैलेक्सी प्रोजेक्ट के बंद होने के 700 साल बाद इसे बंद कर दिया गया। रियोंग जो सुनता हुआ कहती है, क्या सही में? अगर इसे बंद हुआ इतना समय बीत चुका है तो फिर इसकी स्थिति इतनी अच्छी कैसे है? सुनजा बताता है, वो इसलिए क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम अभी भी चल रहा है। रॉबर्ट जिस पर कहता है, 700 सालों से? काफी अजीब है, लगता है उसमें काफी एनर्जी भरी हुई थी, जबकि हम तो यहाँ फ्यूल के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। रियोंग जो सुनता हुआ उनसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से शिप के कोने कोने को डिसइंफेक्ट करो। साथ ही कोशिश करना उस लड़के के गंध का हर एक निशान को मिटाने के। तो रॉबर्ट वो बताता है, हाँ ठीक है, पर क्या आपको पता है अभी तक हमारे काम का पैसा हमें डिपॉजिट नहीं हुआ है। जो सुन रियोंग वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफो, जल्दी मुझे वर्ल्ड क्रेन इनर कीपर से कनेक्ट करो, यानी कि उस बंदे से जिसने कि उन लोगों को यहाँ पर पहुँचाने का काम उसे दिया था। सुनजा बताता है, हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं पर हमारा कम्युनिकेशन एक्सटर्नल नेटवर्क से नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ब्लॉकिंग बैरियर वो एक्टिवेट हो चुकी है। जो सुनता हुआ रियोंग कहती है, किसने किया और क्यों? वहीं दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कि थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जियोन को अपने सामने कुछ दिखता है, जिस वजह से वो बाकी लोगों को अपने पीछे ही रहने का इशारा करता है। हम देखते हैं उसके सामने वाले बिल्डिंग के अंदर से एक टैंक आ रहा था। यही कारण था कि वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उन लोगों पर उस टैंक ने बुरी तरह से अटैक कर दिया होता है, जिससे बचने के लिए जियोन बाकी लोगों को खतरे का चेतावनी देते हुए तुरंत ही अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, जिस शील्ड से उस टैंक से निकली हुई रॉकेट जैसे ही भिड़ता है तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मच चुकी थी, जिसे देखता हुआ रियोंग कहती है, अरे बाप रे, अभी ये क्या था? तो रॉबर्ट उस टैंक को देखते हुए बताता है, यह मल्टी रॉकेट लॉन्चर आर्मर व्हीकल है, पर यह तो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड खजाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस रॉकेट के ब्लास्ट करने के बाद जॉन जब उस अटैक से बाहर निकलकर उस टैंक को तबाह करने के लिए जैसे ही आसमान में जाता है तो वह टैंक उसे अपने निशाने पर लेते हुए उस पर कई सारे फायर को करना शुरू कर दिया होता है। पर जॉन के पास जो शील्ड थी वो उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा था, जिस वजह से वो उस टैंक के सभी अटैकों को अवॉइड करता हुआ एक ही बार में 2 टुकड़ों में अलग करता हुआ बुरी तरह तबाह कर दिया होता है। वहीं इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि जॉन को उस टैंक के साथ खेलते हुए देख बोल रहे होते हैं, अचानक ही ऐसी चीज क्यों अचानक आ गई? क्या ये चीज इलीगल नहीं है? इन्हें तो कब का खत्म कर देना चाहिए था। तो रॉबर्ट वो बताता है, आपने सही कहा, हालांकि एक वो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जिस पर सुनजा उन लोगों को बताता है, यहाँ पर केवल एक ही नहीं था, यहाँ पर उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। हम देखते हैं उसके रेडार पर 100 से अधिक संख्या उसे बता रही थी, जिसकी आहट जॉन को भी हो चुका था, क्योंकि वो देखता है वे सारे के सारे टैंक उनके सामने आते हुए सब के सब एक साथ उन लोगों को अपने निशाने पर लेते
रहते हुए अपने सारे मिसाइलों से उन पर एक साथ अटैक कर दिए होते हैं। हमें पता चलता है वे सारे के सारे मिसाइल बेहद ही ज्यादा एडवांस थे, जिससे कि जिन भी थोड़े से सीरियस मोड में देख रहा होता है, वहीं ये बंदी उन सारे मिसाइलों को देखते हुए अपने साथ वाले अपंग बच्चे से कहती है, यहाँ पर शोर बहुत ही ज्यादा अधिक है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी, तुम्हें कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिस पर कि वो बच्चा बोलता है, ज्यादा मत सोचो, मुझे कोई भी चीज चोट नहीं पहुंचा सकती, यहाँ तक कि सपनों में भी नहीं। हम देखते हैं वे सारे के सारे मिसाइल जैसे ही उन लोगों तक पहुंचने वाले थे, तभी अचानक ही कुछ होता है और वे सब के सब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुके थे। ऐसे नजारे को अपने सामने देखता हुआ ये लोग भी कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सारे मिसाइलों का मलबा बारिश की तरह वहाँ पर गिर रहे होते हैं, और जब सारी चीजें कुछ समय बाद शांत होते हैं तो ये लोग अपने सामने किसी को देखता हुआ पूरी तरह शांत थे, क्योंकि उन लोगों के सामने से कोई तो आ रहा था जो कि पूरी तरह मशीनों से बना था, शायद उन सारे टैंकों का कमांडर, जिसे देखता हुआ ये लोग कहते हैं ये तो एक ड्राइड है। हम देखते हैं वो ड्राइड उन लोगों के सामने आते हुए उन्हें बताता है, यह अटाना लुगान प्लानेट टर्मिनल इसका मोटो स्टीन ग्रुप के अंदर आने वाले निजी प्रॉपर्टी है, और इसके हेडक्वार्टर ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर गुंथर रेजनोव के अंदर है। इसके बावजूद भी तुम लोग बिना ऑफिशियल फ्लाइट ऑथोराइजेशन के इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर किए हैं, इसीलिए मेरी चेतावनी है, तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। जो सुनता हुआ हुई अपने अटैक को बाहर निकालते हुए उस ड्राइड से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुराना खटारा इंसानों पर हमला करने के, तुमने स्पष्ट रूप से अपने काम करने की क्षमता को खो दिया है, तो चलो मैं तुम्हें यहीं पर कुचलते हुए बंद कर देती हूँ। इतना बोलते हुए वो आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी जॉन उसे रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ और अपनी ताकत को बेवजह बर्बाद मत करो। साथ ही वो उस ड्राइड से कहता है, मुझे यहाँ पर इस बच्चे को लाने के लिए कहा गया था, इस बच्चे का नाम स्टीन है, प्लीज दोबारा चेक करो, हो सकता है तुम्हारे पास नोटिस आया हो। हम देखते हैं वो ड्राइड उस नाम को सुनते ही पूरी तरह से थर्रा चुका होता है, और उस बच्चे को गौर से देखने के बाद तुरंत ही उसके सामने घुटनों पर आते हुए कहता है, अंततः मेरा 7 सालों का इंतजार वो खत्म हो ही गया, आप फाइनली आ ही गए। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है, जब उन लोगों के बीच की गलतफहमी खत्म हो चुकी थी। हम देखते हैं सब अपने अपने काम में लगा हुआ ही था, तभी वहाँ पर उन लोगों की नजर रियोंग और सुंजा पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए आते हुए कहते हैं, अभी अभी हुआ क्या था और वो था क्या। तो हुई वो बताती है, हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ सामान है जिसे तुम ढूंढने वाली हो। वो बताती है, हाँ, क्योंकि जिस आदमी ने हमें ये काम दिया था उसने अभी तक हमारे बचे हुए पैसे को क्रेडिट नहीं किया है। हम देखते हैं सुंजा वहाँ पर पहुँचते ही ब्लॉकेड कम्युनिकेशन नेटवर्क को देखना शुरू कर देता है। वहीं हुई रियोंग की बातों को सुनने के बाद उससे कहती है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी तुम चीजों को कितनी लापरवाही से संभालती हो। रियोंग जो सुनता हुआ बिना उससे जवाब दिए सुंजा से कहती है, क्या हुआ, क्या तुमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया। वो बताता है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जिस पर एक अजीब से चेहरे के साथ बोलती है, अच्छी बात है, जल्दी करो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के पास रहने से उल्टी आने लगती है। वही जो कि सुन एक अजीब से चेहरे के साथ उसे जैसे ही जवाब देती है, उससे पहले ही रियोंग अपने बगल में देखते हुए कहती है, आखिर वो टकला बच्चा गया कहाँ पर और उस कंकाल के साथ क्या गलत था। हम देखते हैं वो ड्राइड उस बच्चे के सामने घुटनों पर बोल रहा होता है, मेरे मालिक प्लीज मुझे आदेश दीजिए, आपका ये सेवक अब केवल आराम करना चाहता है। जिस पर कि वो बच्चा बोलता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम किस तरह के ऑर्डर को चाहते हो। तो वह ड्राइड उसे बताते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बस अंततः मुझे मरने का आदेश देना होगा, तो प्लीज आदेश दीजिए, आपका एक शब्द ही मेरे लिए काफी होगा। जो सुनता हुआ वो बच्चा उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता। वहीं इधर सुंजा बताता है, अब मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। रियोंग जिस पर काफी ज्यादा हैरानी में कहती है, क्या सही में? अगर हाँ तो जल्दी से वाइल्ड ग्रेन इन के मालिक से संपर्क करो और उस कमीने को बोलो कि बाकी के पैसों को भुगतान करे। मुझे यकीन है वो हमें धोखा दे रहा है, नहीं तो वो हमें क्यों ही 700 साल पुराना टर्मिनल पर इस तरह धकेलता। सुंजा बताता है, यहाँ पर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। पिछले 700 सालों में ही यहाँ पर 87 रिकॉर्डेड एक्सटर्नल स्पेस वेसल लैंडिंग हुई है, लेकिन वापस जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जो सुनते ही इन लोगों की तो पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। सेम टेम्पल
पर दूसरी तरफ हम इस बच्चे को फिर से देखते हैं जो कि उस ड्राइड की बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर शांत रहने के बाद उससे कहता है, मुझे दुख है पर मैं तुम्हें ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता। वह ड्राइड जिस पर थोड़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद अपने अंदर से एक अजीब सी एनर्जी को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम सभी को मरना पड़ेगा। जबकि इस तरफ रोबोट को देखते हैं जो कि शिप के अंदर से रियोंग के इंतजार में उस जगह को देखते हुए बोल रहा होता है, यहाँ का माहौल ऐसा क्यों है? ऐसा लग रहा है मानो मैं सस्ती हॉरर मूवी के अंदर आ चुका हूँ। तभी उसके पीछे से कोई आते हुए उसे टोकता है, जिस वजह से जब वो अपने पीछे देखता है तो वो जिन था जो कि उससे खाने को मांग रहा होता है। तो रोबोट बताता है, सुंजा फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। मतलब वही तो उसे खाना देता था, जिसके चलते उन लोगों के बीच एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी। वहीं इधर हम देखते हैं सुंजा की बातों को सुनने के बाद वे लोग उस जगह के मेन कंप्यूटर पर उसे बैठा दिया था उस जगह की जांच करने के लिए। जब 700 साल पहले इस जगह को बंद किया गया था तो यहाँ पर 16 ऑपरेशनल स्टाफ मेंबर थे रिकॉर्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर अभी तक कोई भी नए रिप्लेसमेंट को नहीं भेजा गया है। रियोंग जो सुनते हुए कहती है, इसका मतलब यहाँ पर सारे क्रू वो बूढ़े होकर मर चुके हैं। सुंजा बताता है, हाँ उनमें से अधिकांश। रियोंग जिस पर कहती है, क्या तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? सुंजा बताता है, यहाँ पर रुके हुए 16 लोगों में से केवल एक का ही मौत के रिकॉर्ड नहीं है। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर गॉन्थर रेजनॉफ वो अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं इन लोगों के फिर से होश उड़ चुके थे उस नाम को सुन, क्योंकि वह नाम किसी और का नहीं उसी ड्राइड का होता है जो कि अभी उस बच्चे के सामने बैठा हुआ गुस्से में बोल रहा था, मैंने 700 सालों तक केवल एक ऑर्डर के इंतजार में अपने जीवन को बढ़ाया, यहाँ तक कि मैंने अपने सड़ते हुए अंगों को भी खुद से ही काट डाले, साथ ही उन पिघलते हुए अंगों को भी खुद से ही बाहर निकाले जो अपना काम करना बंद कर चुके थे। और अब मेरे पास सिकुड़ा हुआ कमजोर दिमाग ही केवल बचा है। प्लीज मुझे कोई आदेश दीजिए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि इस तरफ हम देखते हैं सुंजा उन लोगों को उस ड्राइड के बारे में बताते हुए कहता है, यहाँ के इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसका केवल मेडिकल रिकॉर्ड ही है जिसमें कि उसने लगभग अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को बदल दिया है। उसने अपनी आंखें, लीवर, किडनी सब कुछ बदल दिया है, यहाँ तक कि अपनी नसें भी कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ है। जो सुनता हुआ ये बंदी कहती है, लगता है वो जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। तो रियोंग सुंजा से पूछती है, लेकिन ऐसा उसने किया क्यों? उसके पास कारण क्या था जो उसे इतना दूर जाना पड़ा, जबकि वो यहाँ इस बंद जगह पर केवल अकेला रहता है। उसे तो बस यहाँ से चले जाना चाहिए था, फिर भी वो यहाँ पर क्यों रुका? उसके इतने सारे सवालों को सुन जॉन उससे बताता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, शायद वो यही चाहता था। रियोंग जिस पर कहती है, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? उसके लिए ये कितना दुखद होगा तुम्हें अंदाजा भी है? उन लोगों की ऐसी बातों को सुन ये बंदी बहुत ही ज्यादा गंभीरता में अपने मन में सोचते हुए कहती है, दुखद? तो तुम लोग इस लेवल की सफरिंग को दुखद कहते हो? ये कितना मजाकिया है। इतने में ही हुई कहती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस बच्चे को इतनी खास रूप से यहाँ पर लाने के लिए क्यों कहा था? उनका संबंध क्या है? सुंजा बताता है, इस टर्मिनल को ओन करने वाले साकामोटो ग्रुप का मेन शेयर होल्डर बिट सातोशी फैमिली है। हुई जिस पर कहती है, तुम्हारा मतलब इस यूनिवर्स का सबसे धनी परिवार? सुंजा बताता है, हाँ वही परिवार जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्निक के मोबाइलाइजी से अर्जित धन का उपयोग करके जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई डेवलपमेंट के साथ साथ स्पेस पर अपना एक तरफा अधिकार बना लिया है। अफवाहें तो यहाँ तक है वे ह्यूमन गवर्नमेंट के ऑपरेशन को भी फंड करते हैं, इसीलिए बिट सातोशी फैमिली को लेकर सारी जानकारी छिपा दी गई है। केवल इस चीज के अलावा कि उस फैमिली का फाउंडर सातोशी स्टीन है। रियोंग जिस पर बोलती है, स्टीन सरनेम तो उस बच्चे का भी है। चियोन जो सुनता हुआ वो भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम इस बच्चे स्टीन को देखते हैं जो कि उस ड्राइड से बात करते हुए बोल रहा था, मेरे फैमिली के लिए मेरा एग्जिस्टेंस कोई भी मायने नहीं रखते, मुझे तो अधिकार भी नहीं मिला है उस फैमिली का हिस्सा बनने की, फिर मैं कैसे उस फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए मेरे पास अधिकार तो होना चाहिए। इसीलिए हम दोनों ही एक जैसे हैं, एक अबेंडेंड बीइंग जिन्हें उनके अपने ही लोगों ने छोड़ दिया। अगर हम खुद की मर्जी से मरना भी चाहें तो हमारे पास अधिकार ही नहीं है। ड्राइड उसकी बातों को सुनता हुआ पूरी तरह खामोश हो चुका था। जबकि इस तरफ हम हुई को देखते हैं जो कि सुंजा से बात करते करते अचानक ही उसका ध्यान सोहा पर जाती है जो कि अभी अभी तो यहीं पर थी पर अब गायब हो चुकी थी। इसीलिए वो उसे खोजते हुए कहती है, आखिरकार वो लड़की गई
कहाँ पर। दूसरी तरफ हम इस बच्चे एस्टिन को देखते हैं जो कि आगे अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे पास केवल एक चीज है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरा यह टूटा हुआ काम ना करता हुआ शरीर। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं इसे खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। वह ड्राइड जिस पर उसकी बातों को खामोशी से सुनने के बाद उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, मैं वेसल गुंथर रेजुनोव जिंदा रहने के आदेश के रूप में आपकी इच्छा को प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे आगे वो उसके साथ क्या बात करता है हमें पता नहीं चलता। बस हम अंत में उसे वहाँ से जाते हुए देखते हैं, जबकि पीछे बैठा हुआ एस्टिन वो अभी भी कुछ सोच रहा होता है। वहीं इधर हम हुई को देखते हैं जो कि हड़बड़ाते हुए उस बंदी सोह को ढूंढने के लिए सुंजा से चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से सारे कैमरे को चेक करो और पता लगाओ कि वो लड़की गई कहाँ पर सुंजा उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तो वो कहती है, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से उसका पता लगाओ। तो सुंजा वो बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो, जिस पर हुई वो पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। बाद में उससे चिल्लाते हुए कहती है, तुम मामूली से एंड्रॉइड होकर मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हारे पास तमीज नहीं है। तो सुंजा वो बोलता है, मैं अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, वो तुम हो जिसके पास तमीज नहीं है। भाई साहब हुई जो कि सुनता हुआ बिल्कुल ही हैरानी में शांत हो चुकी थी। बाद में वो रियांग पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुमने इस एंड्रॉइड को किस तरह की सीख दी है। तो रियांग बताती है, वो कोई एंड्रॉइड नहीं सुंजा है और हमारे डेविल शिप के को पायलट और मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ जनरल मैनेजर। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, उसकी सीख टॉप टायर की है। बेचारी हुई जो सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाती। बाद में खुद ही उस लड़की की तलाश में वहां से जाते हुए कहती है, अच्छी बात है, फिर मैं उसे खुद ही तलाश कर लूंगी। हालांकि कोशिश करना जब सोहो यहाँ पर वापस आई तो उसे यहीं पर रखने के। रियांग जो सुनता हुआ उसे पीछे से देखते हुए कुछ भी नहीं कहती। बाद में सुंजा को चपासी देते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चियोन उसे इस तरह देख पूरी तरह इरिटेट हो चुका होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसी के साथ सीन चेंज होती है और अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि शिप से उतरकर उस टर्मिनल की ओर आ ही रहा था। तभी उसकी नजर अपने सामने पड़ती है, जहाँ पर कि वो उसी लड़की सोहा को देखता है जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। बाद में उससे कहती है, हम वाकई में एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी हैं, यहाँ तक कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी। तो जिन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास हॉट डॉग है। वो बताती है नहीं। तो जिन उसे पूरी तरह इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है, जिस वजह से वो लड़की कहती है, तुम्हारे चलने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही हेवनली डीमन के इंपीरियल स्टेप की तरह। एक ऐसा शैली जिसे केवल हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर ही सीख सकते हैं। इसीलिए यदि तुम ऐसे ही रहे तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई हेवनली डीमन समझ लेगा। जो सुन जिन एकदम से ही रुकते हुए उससे कहता है, तुम्हारी सांसों में मैं कभी कभी जमी हुई जेड की ठंडक महसूस करता हूँ। यदि तुम उसे इसी तरह बाहर निकालती रहोगी तो लोग सोचेंगे तुमने पन्ना जेड डीमन टेक्निक को मास्टर की है, जिसे केवल फीमेल हेवनली डीमन ही सीख सकते हैं। इसके अलावा इतनी कम उम्र में तुम्हारा फैंटम डीमन गॉड के लेवल तक पहुँच जाना, जहाँ तुम अपनी एनर्जी को पूरी तरह छुपा सकती हो, तो ये सारी चीजें लोगों को और भी ज्यादा तुम्हारे बारे में गलत राय बनाने पर मजबूर करेगी। इसीलिए सावधान रहना। इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी वो लड़की उसके सामने एकदम से ही आते हुए उससे पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन। तो वो कहता है, मुझे बताओ तुम कौन हो। जिस पर वो बंदी एकदम कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। यही कारण था कि उस पूरी जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी। वहीं इधर हम हुई को देखते हैं जो कि उसकी तलाश में बंकर में चारों तरफ उसे ढूंढते हुए चिल्ला रही होती है, सोहा तुम हो कहाँ पर, जल्दी से बाहर आ जाओ। हम देखते हैं वो उसे खोजते खोजते एक कमरे के पास पहुंच चुके थे, जिसके अंदर जब वो देखती है तो उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, क्योंकि उस कमरे के अंदर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और वे सब के सब अब पूरी तरह से सड़ चुके थे, जिस वजह से वो उन्हें देखते हुए समझने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे ड्राइड आ चुका था, जिसकी आहट को महसूस करते हुए वो कहती है, क्या ये सब तुमने किया है। तो वो ड्राइड बताता है, मुझे अभी भी जीना है तो अपना जीवन मुझे दे दो। वही जिस पर थोड़ी देर शांत रहने के बाद एकदम से ही अपने अटैक के साथ पीछे मुड़ती है और उस पर एक जबरदस्त हमले को करती है। बाद में जब सारी चीजें शांत होती है तो वो अपने सामने किसी चीज को देख बुरी तरह से डर चुकी होती है, क्योंकि वो देखती है उसके अटैक से उस ड्राइड पर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा था। उल्टा वो ड्राइड उसके अटैक से गुस्से में जब उसकी इंटरनल एनर्जी को जांच करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है उसके पास 7.42 साइकिल का इंटरनल एनर्जी है, अल्फा
प्राइम ग्रेड की। यही कारण था कि वो उसकी तरफ अपने हाथों को काटते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम जीवन से भरपूर हो, तो अब मुझे ये दे दो। हुई जिस पर उस पर फिर से अटैक करने के लिए आगे जाते हुए कहती है, तुम पागल कबाड़ कहीं के, आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड से उसके 2 हिस्से कर दिया होता है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उसने उस ड्राइड के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके इतने सारे अटैक के बावजूद भी उस ड्राइड के केवल कपड़े ही फटे हुए थे, लेकिन हुई वो अब पूरी तरह से थक चुकी होती है। बाद में जब वह उसकी तरफ देखती है तो वो देख पाती है उस ड्राइड के ऊपर एक नहीं बल्कि कई सारे इंटरनल एनर्जी ड्राइव होते हैं, जिसके चलते उसे अब पूरी तरह कंफर्म हो चुका था कि इसी ड्राइड ने बाकी के बचे हुए लोगों को मारा है और उनके इंटरनल एनर्जी ड्राइव को चुरा लिया, जिसके चलते वो काफी ही ज्यादा गुस्से में उससे इसका कारण पूछती है तो वह ड्राइड उसे बताते हुए कहता है, मैंने बस उनका जीवन उधार लिया है और अब तुम भी दे दो। कोई जो सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर से उस पर एक जोरदार हमले को करते हुए कहती है, कमीने कहीं के, तुम्हारी मौत आज मेरी ही हाथों लिखी है। हमें पता चलता है उन दोनों के फाइट को स्टीन भी अपनी जगह पर बैठा हुआ देख रहा था और जब उसे लगता है कि सारी सिचुएशन हाथ से बाहर जाने वाली है तो वह सोहा को आवाज लगाते हुए कहती है, प्लीज जल्दी मदद करो। पर सोहा तो जिनके साथ बिजी थी, लेकिन जब उस बच्चे स्टीन की मैसेज उसे मिलती है तो वो वहाँ से जाते हुए कहती है, ये कितना एनोइंग है। उसे इस तरह अचानक वहाँ से जाते हुए देख जिन भी हैरान था, पर वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता और सुंजा के पास जाते हुए कहता है, वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, एक दोस्त की मदद करना ये एक नेक काम है। यानी कि उस बच्चे स्टीन के टेलीकाइनेसिस मैसेज को वो भी सुना था। खैर हम देखते हैं वो बंदी सोहा इस बच्चे स्टीन के पास आते हुए कहता है, आखिरकार तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। वो बताता है टीचर खतरे में है, जिस पर सोहा वो बोलती है, क्या हुई, तुमने मुझे उस औरत के लिए बुलाया। वो बताता है, हाँ पर अब काफी देर हो चुकी है। हम देखते हैं हुई की हालत बेहद ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने लोगों के पास पहुंचती है, जिसे देख ये लोग जब उससे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है तो वो उसे कुछ बता पाती उससे पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ती है। यही कारण था जो ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और तुरंत ही उसके पास भागकर जब उसकी सांसों को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे इंटरनल इंजरी हुई है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को फोर्सफुली उसके अंदर से निकाला गया था। वहीं हम ड्राइड को देखते हैं जो कि हुई के अंदर से इंटरनल एनर्जी ड्राइव को बाहर निकालने के बाद बड़े ही चैन के साथ अपने कपड़े को पहने रहा होता है, जबकि उसके बगल में ही हुई का इंटरनल एनर्जी ड्राइव वो खून से लथपथ पड़ा था। इसी के साथ वापस हम हुई को देखते हैं जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी ड्राइव न होने के कारण उसे बेहद ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि फोर्सफुली इंटरनल एनर्जी ड्राइव निकालने जाने के कारण उसकी पूरी बॉडी शॉर्ट सर्किट कर रही थी, जिसके बारे में चैन जब सुंजा से पूछता है तो वो उसे बताता है उसके इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल नेटवर्क और नेचुरल न्यूरल नेटवर्क दोनों ही डैमेज हो चुके हैं। इंटरनल एनर्जी ड्राइव को अगर हमने जल्दी से उसे दोबारा रिकनेक्ट नहीं किया तो पूरे न्यूरल नेटवर्क के साथ ब्रेन वो खत्म हो जाएगी। सही शब्दों में कहूँ तो वो मर जाएगी। जो सुन चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम लोग किसी तरह थोड़ी देर इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, तब तक मैं जाकर वापस उसके इंटरनल एनर्जी ड्राइव को लाता हूँ। इसी के साथ वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुका था। वहीं ह्यू को इस तरह शॉर्ट सर्किट होता हुआ देख सुंजा रियोंग से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं ह्यू बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है, पर रियोंग उस पर ध्यान ना देते हुए सुंजा के क्या करने वाली बात को सुन जब उसकी तरफ गौर से देखने लगती है तो वो कहता है, मेरा मतलब कि अब मैं क्या करूं। तो वो हुई की हालत को देख उससे पूछती है, क्या कोई रास्ता है उसे स्टेबलाइज करने के। सुंजा बताता है, हाँ एक रास्ता तो था, पर जो व्यक्ति मदद कर पाता वो पहले ही भाग चुका है। जिस पर यंग उससे पूछती है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। सुंजा बताता है, यदि हम दूसरे इंटरनल एनर्जी ड्राइव को उसके साथ जोड़ देते हैं तो थोड़े समय के लिए उसके न्यूरल नेटवर्क को स्टेबलाइज किया जा सकता है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा जो व्यक्ति इंटरनल एनर्जी ड्राइव को उधार दे पाता वो तो पहले ही भाग चुका है। जो सुन रियोंग कहती है, अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो क्या होगा। सुंजा बताता है, ब्रेन न्यूरल
सिस्टम सबसे पहले तबाह होगी। उसके 5 मिनट बाद वो पूरी तरह से मर जाएगी। रियोंग जिस पर परेशान होते हुए ह्यू की ओर देखने लगती है, जो कि दर्द में अभी भी कर्रा रही थी, जिसके चलते वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने पास से एक इंटरनल एनर्जी ड्राइव को निकाल कर सुंजा को देते हुए कहती है, इसे कनेक्ट करो। तो सुंजा वो बोलता है, ये तो एक्सटर्नल टाइप ड्राइव है, तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों घूम रही थी? वो बताती है, मैं इसे बेचने वाली थी जब हम स्क्रैप डीलर से मिलते थे, जिससे कि हम हॉट डॉग को खरीद पाते। पर खैर जल्दी करो और इसे अभी के लिए कनेक्ट कर दो। इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी पीछे से सुंजा बताता है, यह काम नहीं करेगा। उसका न्यूरल नेटवर्क अल्फा प्राइम ग्रेड इंटरनल एनर्जी ड्राइव पर काम करता है, जिस वजह से ये लो कैपेसिटी वाली ड्राइव उसके सिस्टम को नहीं संभाल पाएगी। उसके लिए कम से कम अल्फा ग्रेड का तो ड्राइव होना ही चाहिए। रियोंग जो कि सुन और भी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि उसे बचपन वाली ह्यू याद आ रही होती है। यही कारण था कि वो कहती है, ये कितना एनोइंग है। इसी के साथ वो अपने पास से अल्फा ग्रेड के ड्राइव को बाहर निकालते हुए कहती है, या ये काम करेगा? जिसको कि सुंजा बड़े ही अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, लेकिन वो तो तुम्हारा दुश्मन है ना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बताती है, उसका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। दूसरी तरफ हम ड्राइड को देखते हैं, जो कि अपने तबाह हो चुके कपड़े को बदलने के बाद अपने काम पर दोबारा जाने के लिए तैयार ही था। तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है, क्योंकि उसके पास सोहुआ वो अचानक से ही आ चुकी थी और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं बस यहाँ पर फॉर्मेलिटीज के लिए हूँ। जिस पर वह ड्राइड जब उसकी तरफ देखते हुए उसकी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को चेक करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है उसके पास तो कोई इंटरनल एनर्जी ड्राइव है ही नहीं। वहीं सोहुआ वो अभी भी बोल रही होती है कि मेरे एकलौते दोस्त ने मुझे यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए भेजा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हमने एक दूसरे के प्रति उपकार करने की शपथ ली है। वह ड्राइड जिस पर बोलता है, अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा, पर क्या तुम ऐसा करोगे? सोहुआ जिस पर अपने डबल अवतार में आते हुए बोलती है, बहुत ही आसानी से, लेकिन तुम तो पहले ही मर चुके हो, है ना? तो वह ड्राइड वहाँ से जाते हुए उसे बताता है, यह बॉडी अभी भी जिंदा है और मैं ऑर्डर के नीचे सरवाइव करता हुआ आ रहा हूँ, इसीलिए खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे पास कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव नहीं है। जो सुनता हुआ सोहा तुरंत ही उसके सामने आकर उसके रास्ते को रोक देती है, तो वो उसे देखता हुआ बोलता है, तुम बिना इंटरनल एनर्जी ड्राइव के ऐसा कैसे कर सकती हो? पर वो उसके सवाल का जवाब ना देते हुए उससे कहती है, यदि तुम जिंदा हो तो इसे साबित करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वह ड्राइड अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम गंथौर रेजनोव है, मैं साकामोटो ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इस टर्मिनल का मेन चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हूँ। जिस पर सोहा वो कहती है, तुम्हें पता है ना, नाम और टाइटल कवर पर भी मेंशन होती है। जो सुनता हुआ वो ड्राइड बिल्कुल ही खामोश हो चुका होता है। बाद में उसे एक झटके के साथ अपनी पुरानी लाइफ और अपनी फैमिली एक एक करके याद आना शुरू हो चुका था। उसके मैरिज, उसके बच्चे, सब कुछ उसे एक पल में ही याद आ चुका था, जिसके चलते वो अपने सर को झुका लेता है। तो सोहा उसे देखते हुए कहती है, तुम ऑलरेडी मर चुके हो, मुझे लगा था ये थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग होगी, पर ये कितना बेकार है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो ड्राइड वो कहता है, इस शरीर का अपमान मत करो, जीवन लक्ष्य और उद्देश्य से चलती है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। जो सुनता हुआ सोहुआ उससे कहती है, यह कितना मजाकिया है, बूढ़े आदमी, तुम जितना दिखते हो उससे कहीं अधिक लग्जरियस लाइफ को जीता हुआ प्रतीत होते हो। वह ड्राइड जो कि सुनता हुआ कहता है, तुम्हारे जैसे बच्चे को जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सोहुआ बताती है, मेरा जन्म ट्विन के साथ हुआ था, हालांकि तब भी मेरा बड़ा भाई वो मुझसे 9 साल बड़ा है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? जो सुनता हुआ वह ड्राइड हैरानी में कुछ बोल पाता उससे पहले ही सोहा वो आगे बताती है, उन्हें केवल एक ही बच्चे की आवश्यकता थी, लेकिन 2 बच्चा पैदा हो गया था, इसीलिए उन्होंने केवल एक को ही चुना, बाकी दूसरे बच्चे को जन्म लेते ही फ्रीज कर दिया गया था, जैसे मानो कोई स्पेयर पार्ट हो। इसीलिए यदि वे हमेशा के लिए जमी रहती तो ये काफी सुखद अंत होता, लेकिन 9 साल बाद वो अपने आप ही फ्रीजिंग से बाहर आ गई और खुद ब खुद ही अनंत नींद से जाग गए। यही कारण था उस दिन उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए एक शर्त दी गई, एक ऐसा शर्त जिसमें उसे बिना किसी उद्देश्य और लक्ष्य के जीना होगा। तुम उस बच्चे को मरा हुआ मानोगे या फिर जिंदा? जिस पर वो ड्राइड बोलता है, क्या पहले ये बताओ कि तुम मुझे ये सारी चीजें क्यों बता रही हो? वो कहती है,
क्योंकि मरे हुए लोग राज को रखने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। इतना बोलकर वो उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। जिसे देखता हुआ वो ड्राइड भी अपनी एनर्जी को भयंकर तरीके से बाहर निकालने लगता है। इसी के साथ वे दोनों ही जैसे ही एक दूसरे से टकराने वाले थे तभी वहां पर किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, जो कि उस ड्राइड पर एक भयंकर अटैक को करते हुए बोल रहा था, पीछे ही रहना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें पता चलता है यह चौन था जो कि अब सोहा के आगे आ चुका था। वह उस ड्राइड के हाथों में योन के इंटरनल एनर्जी ड्राइव को कंफर्म करने के बाद कहता है, मैं जानता था तुम्ही ने ये किया होगा। जो सुनता हुआ वो ड्राइड जब उसकी इंटरनल एनर्जी को चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है उसकी इंटरनल एनर्जी ड्राइव कोर लेवल की है, जिसकी साइकिल 8.87 है। इसीलिए वो उसे एक बहुत ही बड़े खतरे के रूप में देख ही रहा था। तभी जॉन कहता है, मैं नहीं पूछूंगा क्यों, क्योंकि तुम आखिर में तो मरने ही वाले हो। इसी के साथ वो सोहा को पीछे रहने के लिए बोलकर जैसे ही आगे जाने लगता है उसी समय उसे कुछ महसूस होता है और वो सीधे जमीन पर जा गिरा था, क्योंकि उसे अपने रास्ते में इस तरह आता हुआ देख सोहा ने ही उस पर अटैक किया होता है। जिसे देखता हुआ वो ड्राइड समझने की कोशिश कर ही रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो सोहा उसे बताते हुए कहती है, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, तो गलतफहमी को मत पालना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से उसे कम एक बार तो पीटना चाहते थे, क्योंकि केवल इसलिए कि वो अपने भाग्य के चलते प्रेस्टीजियस फैमिली में जन्म लिया और टॉप टायर के इंटरनल एनर्जी ड्राइव वो भी लेटेस्ट ओएस पर फ्री में पाया, तो वो खुद को बहुत ऊंचा और महान समझता था और यही उसकी विशेष होने की सोच मुझे बुरा फील कराती थी। जो सुनता हुआ वो ड्राइड कहता है, इस आदमी के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। सोहा जिस पर बोलती है, ओह बुरे आदमी, ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी बॉडी को एंड्रॉइड से बदल लिया, नहीं तो तुम्हारे इस कर्म के लिए निश्चित रूप से तुम्हें श्रापित किया जाता। एनीवे तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ। इतना बोलकर वो बिल्कुल ही साइड में जाकर उस ड्राइड को मनमानी करते हुए देखने लगती है। वहीं वो ड्राइड जबरदस्ती जॉन के अंदर से जैसे ही इंटरनल एनर्जी ड्राइव को बाहर निकालने वाला था तभी वहाँ पर वो अपंग बच्चा आते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ सोहा, तुमने कहा था उसे रोकोगे, फिर तुम उसे ऐसा करते हुए कैसे देख सकती हो, तुमने मुझसे वादा किया था। तो सोहा बताती है, हाँ मैंने तुमसे वादा किया था, पर मैंने ये कभी भी नहीं कहा था कि मैं उसे कब रोकूंगी। फिलहाल के लिए मैंने उसे 1 मिनट दिया है, तो साइड में जाकर खड़े हो जा। तो वह बच्चा स्टेन कहता है, नहीं इन सब को रोको, तुम टीचर को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकते। जिस पर सोहा बोलती है, यदि तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसको मारना पड़ेगा। वह बच्चा जिस पर कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं सोहा वो आगे कहती है, वो वैसे भी मरने वाला है, तो उसके मरने से 1 मिनट पहले उसे अपना मनमाने कर लेने दो, क्योंकि वो भी हमारे ही जैसा है। इसके अलावा अगर टीचर भाग्यशाली रहा तो वो बच ही जाएगा। इसी के साथ वो उस ड्राइड से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, 1 मिनट लगभग खत्म होने ही वाला है। जो सुनते ही वो ड्राइड इंटरनल एनर्जी ड्राइव को बाहर निकालने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिस कारण से वो बच्चा स्टीन उससे कहता है, रुक जाओ, मैं सामा स्टीन फैमिली के 166वें वारिस के नाम पर तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, रुक जाओ। तो वो ड्राइड बोलता है, पहले बताया गया था कि तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए मैं एक बार फिर से कंफर्मेशन को करना चाहूंगा। मुझे बताओ, क्या तुम फैमिली के द्वारा एक्नॉलेज हो, क्या तुम्हारे पास राइट है स्टीन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के। जो सुनता हुआ वो बच्चा स्टीन कुछ भी नहीं बोलता है, तो वह ड्राइड कहता है, तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम्हारे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। मैं रिफ्यूज करता हूँ तुम्हारे आदेशों को। इसी के साथ वो काफी ज्यादा भयंकर तरीके से चैन पर अटैक करता है, पर ये क्या, उसके सामने तो चैन था ही नहीं, उसका हाथ खाली सरफेस पर टकराया होता है। जिसे देखता हुआ वो बोलता है, ये तो टेलीपोर्टेशन है। इतना बोलकर जब वो अपने सामने स्टीन की तरफ देखता है तो ऐसा करने वाला वही था जो कि उससे बोल रहा था, रुक जाओ प्लीज सर। जिस पर वो ड्राइड अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताता है, अगर तुम मुझे इसी तरह रोकने की कोशिश करते रहोगे तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। इसी के साथ वो काफी ज्यादा भयंकर अटैक को उन पर करता है। जिसे देखता हुआ स्टीन बुरी तरह से घबरा चुका था, क्योंकि वो अटैक इतना पावरफुल था कि उस पूरे बंकर को चीरता हुआ बाहर निकल गया होता है। पर हम देखते हैं वो बच्चा अभी भी सेफ होता है, क्योंकि उस अटैक के बीच अब जिन आ चुका था। जिसे देखता हुआ वहाँ पर खड़े सब के सब बुरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं। वहीं सोहा वो सोच रही थी तो सच में यहाँ पर है। दूसरी तरफ हम किसी को देखते हैं
जो कि उन्हीं लोगों पर अपनी नजर को बनाए रखा था। बाद में वह जिन को देखते हुए सोहा को ऑर्डर देते हुए बोलता है उसे मार डालो और उसके लाश पर अपने कदम को रखकर आगे बढ़ो। हेवनली डीमन सेक्ट के सच्चे गुरु के रूप में माय लेडी। हमें पता चलता है यह वही टकला बच्चा था जो कि उस टर्मिनल से कोसों दूर स्पेस में बैठा हुआ था। खैर हम देखते हैं तो वह उसकी बातों को सुनने के बाद जिन को देखते हुए स्माइल कर रही होती है। वहीं जिन उस एंड्रॉइड के पास जाकर उससे कहता है मुझे तुम्हारी वजह से निराशा, दुख और गुस्सा महसूस हो रहा है, तो बताओ क्या तुम इंसान हो? यदि हाँ तो तुम इस धातु के टुकड़े के अंदर कैसे फंसे? वह ड्राइड जिस पर कोई भी जवाब ना देते हुए जब जिन के इंटरनल एनर्जी को चेक करता है तो उसे पता चलता है जिनके पास भी कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव नहीं है, जिस वजह से वो उसे बेवजह न मारने की कोशिश करते हुए कहता है अगर तुमने इसमें इंटरफियर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये सब बोलता हुआ वो एकदम से ही शांत हो चुका होता है क्योंकि जिन उसके सर को पकड़ उसे एनालाइज करते हुए बोल रहा होता है तुम हो तो इंसान ही, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से किसी भी आत्मा को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर तुम चले कहाँ गए हो? उसे इस तरह उसके साथ करता हुआ देख स्टीन बोलता है दूर रहो उससे, वो खतरनाक है। पर जिनको तो इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसे एनालाइज करते हुए आगे कहता है तुम पूरी तरह से पर्पस से भरे हुए हो, बिना पुरस्कार मिलने के लालसा से। यही कारण था जिसके चलते तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिन आया जब तुमने अपने जीने की इच्छा और आशा को खो दिया और अंत में अपनी सीमा को पार किया। तुम अब इतने आगे निकल चुके हो कि रेखा ही गायब हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बस मेरे नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। हम देखते हैं वो ड्राइड उसकी बातों को सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप आगे जाने लगता है। तो स्टीन वो बोलता है नहीं मुझे उसे रोकना होगा। ये सब बोलता हुआ वो आगे कुछ कर पाता तभी वो देखता है उस ड्राइड के गले पर एक अटैक हो चुका था जिसको करने वाली कोई और नहीं सोहुआ थी। वो अपने अटैक को करने के बाद बोलती है मैंने जो तुम्हें 1 मिनट का समय दिया था वो खत्म हो चुका है। हम देखते हैं उसके अटैक से उस ड्राइड का सर कटकर धड़ से नीचे गिर चुका था और अब वो बिना अपने सर के था, जिस वजह से उस पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी होती है। बाद में थोड़ी देर बाद सोहुआ जिन के सामने जाते हुए उससे घूरते हुए कहती है अभी अभी तुमने जो डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया उसके अंदर से मैंने सुप्रीम लेवल के हेवनली डीमन हार्ट टेक्निक के ट्रेस को महसूस किया है। या मैं गलत हूँ? जिस पर जिन वो बताता है यदि तुमने अभी हेवनली डीमन स्काई स्प्लिटिंग पाल्म का इस्तेमाल किया है तो तुम गलत नहीं हो। तो वो बंदी बोलती है मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, इसीलिए इसके बारे में ध्यान से सोचो और मुझे जवाब दो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। क्योंकि हेवनली डीमन सेक्ट के कानून के हिसाब से केवल एक ही हेवनली डीमन हो सकता है, इसीलिए बताओ क्या तुम वाकई में हेवनली डीमन हो? जो सुनता हुआ जिन वो बोलता है हेवनली डीमन का टाइटल चिप मेडल की तरह है जिसे अपने आत्मा को खोने पर मिलता है, इसीलिए यदि ये तुम्हारी छाती पर है तो इसे निकाल कर फेंक दो। वो बंदी जिस पर बोलती है हेवनली डीमन ये कोई टाइटल नहीं बल्कि भेंट है, इसीलिए चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो फर्क नहीं पड़ता, तुम इससे कभी भी नहीं बच पाओगे। तो जिन वो बताता है भाग्य को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना यह आलसी लोगों का जस्टिफिकेशन करने का तरीका होता है, जबकि भाग्य एक ऐसी कठिन पहेली है जिसे कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता। वो बंदी जिस पर कुछ भी नहीं बोल पाते। वहीं हम ड्राइड को देखते हैं जो कि फिर से एक्टिवेट हो चुका था और अपने अंदर से बेहिसाब एनर्जी को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हुए अपने सर को उठाने की कोशिश करने लगता है। तो उसे देखते हुए सोहुआ बोलती है तो तुम अभी भी मरे नहीं हो। हम देखते हैं वो ड्राइड जैसे ही अपने सर को उठाता है तो अपने अंदर से भयंकर एनर्जी को बाहर की ओर निकालना शुरू कर दिया होता है, जिसे देखता हुआ सोहा वो बेहद ही ज्यादा हैरान हुए थे। यही कारण था कि वो बिना एक पल को गवाए तुरंत ही उस ड्राइड की ओर अपने खतरनाक अटैक को करते हुए कहती है वापस सो जाओ। इतने खतरनाक अटैक को उस ड्राइड की ओर जाता हुआ देख स्टेन वो घबराते हुए कहता है नहीं, पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वह अटैक उस ड्राइड को बड़े ही जबरदस्त तरीके से हिट किया होता है, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि वो ड्राइड यहीं पर तबाह हो चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
वो उसके अटैक से जख्मी तो हुआ था पर तबाह नहीं। बाद में वो किसी तरह खुद को संभालता है और उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ अपने सर को अपने धार से जोड़ता है, जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं उस पूरे टर्मिनल में वार्निंग शुरू हो चुके थे, जिसे देखता हुआ सोहा वो बोलती है अब ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम रियोंग को देखते हैं, वो भी इस वार्निंग को देखते हुए कहती है यहाँ पर चल क्या रहा है। सुंजा बताता है ये एनर्जी का ओवरफ्लो वार्निंग है। रीडिंग बता रही है 8000 गीगाटन तक एनर्जी पहुंच चुकी है और आगे भी वो इनक्रीज होती हुई जा रही है। हम देखते हैं ड्राइड पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर चुका था, जिसे देखता हुआ स्टीन बताता है इंटरनल एनर्जी ड्राइव अपने बैलेंस को खो दिया है और एक दूसरे से क्लैश कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो सोहा वो आगे जाते हुए कहती है फिर तो हमें उसे तुरंत ही धूल में मिला देना चाहिए। स्टीन बताता है नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो वो सचमुच में फट जाएगा, इसीलिए उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर सोहा बोलती है तो फिर हम क्या करें। वहीं जिन को देखते हैं वो तो खामोशी में अभी भी उस ड्राइड को देख रहा होता है, जबकि इस तरफ सुंजा बताता है एनर्जी लेवल 10,000 गीगाटन को पार कर चुका है। जिस पर यंग बोलती है क्या सही में, आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। इतने में ही देखती है कि वो एनर्जी लेवल की वार्निंग अचानक ही बंद हो चुकी थी। रियोंग जो देख कहती है सारे वार्निंग बंद हो चुके हैं, क्या एनर्जी लेवल स्टेबलाइज हो गई। मैं तो बेफजूल में ही डर रही थी। सुंजा बताता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, एनर्जी ओवरफ्लो के कारण सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बंद हुए हैं। इसका मतलब है कि एक्सप्लोजन वो बहुत ही जल्द होने वाली है। हम देखते हैं ड्राइड अपनी टूटी फूटी हालत में किसी जगह पर पहुंच चुका था। वहीं इधर रियोंग सुंजा की बातों को सुनने के बाद बोलती है अगर ऐसी बात है तो सभी को जल्दी बुलाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो सुंजा बताता है हम भाग नहीं सकते, क्योंकि मेरे एनालाइजेशन के हिसाब से अगर ये एक्सप्लोजन होता है तो यहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके इतना बोलते ही हम दूसरी तरफ उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि ड्राइड आया होता है, जहाँ पर कि वो बड़े से मशीन के सामने खड़ा होकर कुछ तो कर रहा था, जिसे देखते हुए बाकी के सभी लोग उसके पीछे आते हुए कहते हैं वो कर क्या रहा है। सुंजा बताता है वो सफाई कर रहा है। रियोंग पूछती है अभी। वो बताता है उसकी ब्रेन फंक्शन पूरी तरह से बंद हो चुकी है और अब वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम कर रहा है, जो वो सैकड़ों सालों से करता आया है। हालांकि अंततः वो लगभग 3 मिनट में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रियोंग जिस पर कहती है क्या रुक जाएगा वो भी 3 मिनट में, ये तो काफी अच्छा है, एक्सप्लोजन होने से बच गया। सुंजा बताता है नहीं, मेरा मतलब था कि वो अगले 3 मिनट में एक्सप्लोड करने वाला है, जिसके साथ ही हम सभी भी खत्म हो जाएंगे। रियोंग जिस पर बोलती है ओह तो ऐसी बात है, क्या किसी के पास रास्ता है उसे रोकने के। इतना बोलते हुए वो जिन से कहती है क्या तुम उसे रोक नहीं सकते। तो सुंजा बताता है अगर उसने ऐसा किया तो एक्सप्लोजन और भी जल्दी होगी। जो सुन रियोंग अपने सर को पकड़ते हुए कहती है इसका मतलब तो हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्या सही में हम सभी यहीं पर मरने वाले हैं। तो उसके पीछे से एक आवाज आती है चिंता मत करो। जो सुन रियोंग बुरी तरह से हैरान थे, क्योंकि ये बोलने वाला कोई और नहीं जिन था, इसीलिए वो तुरंत ही उससे चिपकते हुए कहती है मुझे पता था तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा उसे रोकने के लिए। जिन जिस पर बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बस पीछे हट जाओ। रियोंग जो सुन तुरंत ही उसे छोड़ते हुए कहती है हाँ ठीक है, अब जल्दी से उसे रोक दो। जिन जो कि देख पहले तो हैरान होता है, बाद में उस ड्राइड की ओर देखता है तो वह ड्राइड अभी भी अपने काम को कर रहा होता है, इसीलिए वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए जैसे ही आगे जाने लगता है तो सोहा वो स्टीन से बोलती है तुमने कहा था हम सभी मरने वाले हैं, तो अब क्या बोलते हो। स्टीन जिस पर बताता है मैंने जो भाग्य देखा है वो इतना भी भाग्यशाली नहीं है। सोहा जो सुन बोलती है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है, एक बार तुम मर गए तो सब चीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह वो उसकी फैमिली को लेकर काफी सारी उससे बातें करती है, जो कि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्टीन उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है मुझे समझ आ गया, ये सही है। वहीं जिनको हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बाहर निकालते हुए सभी लोगों को चेतावनी देते हुए बोल ही रहा था खुद को तैयार कर लो, भूकंप के झटके बहुत तेज होने वाली है। तभी उसके पीछे से स्टीन वो बोलता है रुक जाओ मुझे ये करने दो। रियोंग जिस पर उससे बोलती है क्या तुम्हारे लिए ये संभव भी है। वो बताता है मैं उसे रोक सकता हूँ। इतना बोलकर वो आगे जाने लगता है तो रियोंग वो घबराते हुए कहती है वो क्या कर रहा है उसे रोको, उसके लिए ऐसा करना असंभव है। लेकिन जिन वो कुछ भी नहीं करता और अपनी एनर्जी को वापस अंदर कर लेता है तो वो बोलती है तुम कर क्या रहे हो, उसे रोको। पर फिर भी जिन वो कुछ भी नहीं करता और उसे बताता है वो झूठ बोलने वाले इंसानों में से नहीं है,
तो चलो देखते हैं आखिर वो क्या करता है। जिस पर रियोंग उससे पूछती है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है, जिसका जवाब जिन कुछ भी नहीं देता है तो वो स्टीन की ओर देखती है जो कि उस ड्राइड के पास पहुंचकर अपनी पैरालाइज बॉडी को पूरी तरह से फोर्स करता हुआ किसी तरह खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। जिसे देखता हुआ रियोंग वो पूछती है क्या उसकी बॉडी लकवाग्रस्त है। सोहा बताती है हाँ, तो वो कहती है फिर आखिरकार वो ये कैसे करेगा। इतना बोलते हुए वो अचानक ही किसी चीज को नोटिस करती है जिसके चलते वो हैरानी में उस बंदी से कहती है तुम मुझसे इस तरह इनफॉर्मली कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। पर वो बंदी उसका कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप स्टीन की ओर देखती रहती है जो कि अपनी चेयर से खड़ा होने के बाद उस ड्राइड से बोलता है मैं जेंटफॉल आर्काड सामा स्टीन फैमिली के 166वें वारिस के रूप में ग्रैंड ड्यूक अनातोल स्टीन के डायरेक्ट वंश के नाम पर मैं फैमिली बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में टर्मिनल के ऑपरेशनल अधिकारों का रिक्वेस्ट करता हूँ। हम देखते हैं उसके ऐसा बोलते हैं उस ड्राइड के सामने वाले मशीन में लाइट जलना शुरू हो चुका था और फिर उसके अंदर से एक छोटा सा स्टोन उसके सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, जिसके बारे में रियोंग जब सुंजा से पूछती है तो वह उसे बताते हुए कहता है यह एक हाइपर स्पेस वार्प ट्रांसमिशन है। इसका इकलौता कम्युनिकेशन फी हर सेकंड 10,000 क्रेडिट से ज्यादा है। वाकई में वो काफी अमीर है। वहीं हम देखते हैं उस ट्रांसमिशन डिवाइस से आवाज आती है जब तुमने टर्मिनल ऑपरेशन के अधिकार के बारे में बात की तो क्या तुम्हारा मतलब एटाना लुगान था। वो बताता है हाँ, मैं ऑथोराइजेशन का रिक्वेस्ट करता हूँ उस ट्रांसमिशन से जिस पर आवाज आती है तुम जानते हो ना जब तक कोई नया ना आ जाए तब तक इस टर्मिनल की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो बताता है हाँ, मैं जानता हूँ उस ट्रांसमिशन से जिस पर आवाज आती है। ठीक है, ऑथोराइजेशन ग्रांट किया जाता है। जो सुनते ही वो बच्चा उस ड्राइड को कमांड देते हुए कहता है गॉन्थर रेजनॉव, मैं तुम्हें कमांड करता हूँ तुम अपने मिशन को खत्म करो और ऑपरेशन अथॉरिटी मुझे ट्रांसफर करो। जिस पर वो ड्राइड एकदम से ही रुकते हुए जब उसकी तरफ देखता है तो स्टीन उससे कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब यहाँ से मुझे टेक ओवर करने दो और अब तुम आराम करो। जो सुनता हुआ वो ड्राइड कुछ भी नहीं बोलता और फिर देखते ही देखते वो शट डाउन करने लगता है जहाँ पर के उसकी पूरी लाइफ एक बार फिर से उसके सामने थी। उसकी पहली बार लगी नौकरी, उसकी शादी और उसका नया जन्मा हुआ बच्चा, सब कुछ उसके सामने था। हम देखते हैं इसी के साथ वो पूरी तरह यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके चलते उस पूरे जगह पर बड़ी सी खामोशी छा चुकी होती है। बाद में हम देखते हैं वहाँ पर हुए आते हुए बोलती है यह कितना क्रूअल है। वहीं चैन वो कहता है तो स्टीन फैमिली ने उस बच्चे को पूरी तरह अलग थलग करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। जिस पर हुई कहती है आखिर उन्हें इतनी दूर क्यों जाना पड़ा। चैन बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेस्टिजियस फैमिली अपनी रेपुटेशन को किसी भी चीज से ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। दोस्त जितना गहरा होगा उतना ही वे उसे छुपाने की कोशिश करेंगे और यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा है। वही रियोंग को भी स्टीन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। हम देखते हैं सोहा वो कहती है क्या तुम सचमुच में अब यहीं पर रहने वाले हो। स्टीन बताता है हाँ, कुछ भी नहीं बदला, मैं तो वैसे भी जन्म से ही अकेला हूँ। जो सुन सोहा वो जिनकी बातों को याद करती है जिसने कि उससे पहले कहा था भाग्य एक कठिन पहेली है जिसे सुलझाया जा सकता है। हाँ पता है, पहले मैंने कहा था इसे सुलझाया नहीं जा सकता, पर अब क्या कर सकते हैं। जो ट्रांसलेट है वही तो बोल रहा हूँ। अगर प्रयास सच्चा हो तो भाग्य से मुक्ति पाई जा सकती है। इन्हीं सारी चीजों को याद करता हुआ सोहा स्टीन से बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ, बस अपने फैमिली के बारे में भूल जाओ। स्टीन जिस पर कहता है तुम्हें अभी मुझसे भी ज्यादा दुख हो रहा है, सही कहा ना। सोहा जिसका कोई भी जवाब नहीं देती है तो वो बोलता है मुझे गलत मत समझना, मैं अभी वाकई में खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे कठिन बात मेरी फैमिली की उदासीनता थी, लेकिन अब पहली बार उन्होंने मुझ पर अपनी रुचि को दिखाई है और मुझे अपना भाग्य खुद चुनने का अधिकार दिया है। सोहा जिस पर बोलती है अपना कब्र खुद से चुनना ये किस तरह का अधिकार है। तो वो कहता है भले ही ये कब्र हो जिसे मैंने चुना है, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं कड़ी मेहनत करूंगा और इस टर्मिनल को ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन जगह बनाऊंगा। सोहा जिस पर कहती है अकेला, वो बताता है हाँ अपने दम पर। इतना बोलते हुए वो रेजनॉव के ड्राइड बॉडी को देखते हुए कहता है चाहे फिर इसमें हजारों साल ही क्यों ना लग जाए,
इसी के साथ कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हुई और चॉन दोनों ही साथ होते हैं और स्टीन की बातों को याद कर रहे थे जिसने कि उनसे कहा था मैंने जुगे और नामगांग दोनों ही फैमिली से संपर्क किया है, वो दोनों ही अपने अपने जहाज जल्दी ही यहाँ पर भेज देंगे मास्टर। इन्हीं बातों को याद करता हुआ हुई काफी बड़ी सोच में पड़ी होती है तो चॉन उससे कहता है संभवतः सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही तुमको जुगे फैमिली के पास भेज दिया जाएगा क्योंकि वे हमारी सगाई को लेकर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। जिस पर हुई वो कुछ भी नहीं बोलती है तो चॉन कहता है सब कुछ भूल जाओ और आराम करो, ये सारे रिश्ते अब अतीत की बात हो गई है। हम देखते हैं हुई रियोंग के साथ की गई बातों को याद कर रहे थे जब उसने रियोंग के इंटरनल एनर्जी ड्राइव को उसे वापस दिया होता है तो वो उसे वापस लेते हुए कहती है ये कितनी बुरी बात है, तुम्हारे गंदे खून से ये ड्राइव पूरी तरह दूषित हो चुकी है। तो हुई उससे पूछती है आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, और हाँ ये मत कहना कि तुम मुझे जिंदा इसीलिए रखी ताकि तुम मुझे अपने हाथों से मार सको। जिस पर रियोंग उसे बोलती है अगर ये कारण नहीं होता तो तुम मुझसे किस तरह के उत्तर की अपेक्षा करती हो, बेहतर होगा कि अपनी गर्दन को धोकर साफ कर लेना और इंतजार करना, मेरा ब्लेड जल्द ही तुम्हारे गले को काटने वाला है। इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही थी तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुझे पता नहीं था, जिसे सुनते ही रियोंग हो रुक चुकी थी क्योंकि हुई वो रोते हुए बोल रही होती है जब मुझे पता चला कि हमारी फैमिली ने सिचुआन टैंक क्लैन को खत्म कर दिया है तो मैं महीनों तक रोती रही। मुझे घिन आती है नामगांग फैमिली का हिस्सा बना रहने से। हम देखते हैं रियोंग उसकी बातों को सुनने के बाद पहले तो थोड़ी देर शांति रहती है, बाद में उससे कहती है तुमने कहा तुम्हें पता नहीं था, सही कहा ना, पर मान लो अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या कर पाते। जिस पर वो बोलती है मैं उस समय केवल 13 साल की थी। रियोंग जो कि सुन बोलती है यदि तुम उस समय 20 या 30 साल की भी होती ना तब भी परिणाम सेम ही होता। मैंने इसके बारे में सैकड़ों हजारों बार सोचा है, बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद अगर मैं भी होती तो यही करते। यही हमारी समस्या है, हम अपने भाग्य के बजाय अपने परिवार के भाग्य के जाल में फंसकर जीवित रहते हैं। इसीलिए चलो फिर मिलते हैं, भले ही देर से लेकिन एक दिन जरूर। जो सुनता हुआ हुई रोने के बजाय कुछ भी नहीं बोल पाती। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर कि वो अभी भी उन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ काफी ज्यादा निराश होती है। साथ ही हम देखते हैं उन लोगों का अब जहाज भी आ चुका था उन्हें लेने के लिए। दूसरी तरफ हम रियोंग के शिप को देखते हैं जहाँ पर के जब वो अंदर जाती है तो सोहा को वहाँ पर देख बोलती है तुम यहाँ पर क्यों हो। वो बताती है मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ है। हम देखते हैं उसका इशारा जिन की तरफ था जो कि पता नहीं निराश है या फिर दुखी, क्योंकि वो बस अपने सामने खामोशी में घूर रहा होता है। जिसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। बाकी अगला एपिसोड जैसा कि आप लोगों को पता है जब तक 8-9 चैप्टर रिलीज नहीं हो जाते तब तक नहीं आने वाला है, तो आप लोग थोड़े से इंतजार करिए। अगला एपिसोड लगता है काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि ये स्टोरी भले ही थोड़ी सी स्लो है पर सस्पेंस काफी अच्छी तरह से बिल्ड करता हुआ जा रहा है और ओवर पावर कैरेक्टरों को अपने अंदर शामिल करता हुआ जा रहा है। अब बस इंतजार है जब ये सारे ओवर पावर कैरेक्टर एक दूसरे के सामने होंगे तो तब आखिरकार किस लेवल की होने वाली है। खैर यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कम से कम 1000 कमेंट तो चाहिए ही अगले एपिसोड को लाने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए।